नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गटी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम SY BA हिंदी के कवि राजेश जोशी की कविता शहद जब पकेगा का भावार्थ देखेंगे। पहले हम इस कविता का पठन करेंगे पंक्तियों का और फिर इसका भावार्थ देखेंगे। लंबी उंगलियों वाली धूप है तुम्हारा प्यार, तुम छुट्टी ले लो कुछ दिन और धूप से बोलो एवज में ऑफिस आए, टाइपराइटर पर बैठ जाए कुछ दिन। कमरे में चहकती चिड़िया है तुम्हारा प्यार, तुम छुट्टी ले लो कुछ दिन और चिड़िया से बोलो एवज में ऑफिस चली जाए, रजिस्टर में दर्ज कराए चिट्ठी पत्री। प्रस्तुत काव्य राजेश जोशी द्वारा लिखित नौकरी पेशा युवा दंपति की आशा आकांक्षाएं व्यक्त करती एक मार्मिक कविता है। एक और दाम्पत्य जीवन के मधुर क्षण है तथा दूसरी ओर नौकरी के समय अनुसार घड़ी की सुई की तरह भागती मशीनी जिंदगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह चित्रण किया है कि किस प्रकार युवा दाम्पत्य को नौकरी के पीछे भागना पड़ता है, यानी कि घड़ी की सुई पर चलना पड़ता है। उनमें प्रणय है, दाम्पत्य जीवन में उनके प्रणय है, परंतु उनको हर समय घड़ी की सुई पर भागना पड़ता है। इस मार्मिक बात का चित्रण कवि ने प्रस्तुत कविता में किया है। प्रस्तुत कविता में एक ऐसे दंपति का चित्रण कवि ने मार्मिक चित्रण किया है कि दोनों में बीच प्रेम तो है, लगाव है, स्नेह है, पर दोनों नौकरी पर जाते हैं, अतः एक दूसरे से मिल नहीं पाते, एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अतः उनकी मानसिक स्थिति का, उनकी मनोस्थिति का कवि ने इस कविता में अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता में युवा पति को अपनी पत्नी की उपस्थिति शरद ऋतु की धूप सी लगे यह स्वाभाविक है, पर नौकरी करना भी जरूरी है। यानी कि युवक अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसके साथ समय बिताना चाहता है, पर उसके लिए नौकरी भी तो जाना जरूरी है, क्योंकि अगर नौकरी नहीं जाएगा तो रोजी रोटी कैसे कमा पाएगा या जीवन कैसे चलेगा। इसलिए कवि अपनी पत्नी से कहता है कि तुम छुट्टी ले लो और तुम धूप से कह दो कि तुम्हारे बदले वह ऑफिस जाकर टाइपराइटर पर बैठ जाए। अतः कवि अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम धूप को कह दो कि वो तुम्हारी जगह टाइपराइटर पर बैठ जाए, क्योंकि कवि अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहते हैं। नौकरी की वजह से वो अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिता सकते, उसके साथ सुख दुख की बातें नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम धूप से कह दो कि वो तुम्हारी जगह टाइपराइटर पर बैठ जाए, यानी कि वो तुम्हारी जगह नौकरी पर चली जाए, ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर कुछ बातें कर सकूं, अपने दिल की बातें कर सकूं, सुख दुख तुम्हारे साथ बांट सकूं। यहाँ पर कवि अपनी पत्नी के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, क्योंकि ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में नौकरी के पीछे भागते भागते कवि चाहते हैं कि अब वो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताए। इसलिए अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम नौकरी मत जाओ और धूप से कह दो कि वो तुम्हारी जगह टाइपराइटर पर बैठ जाए। फिर कवि अपनी पत्नी के प्यार की तुलना कमरे में चहकती चिड़िया से करता है। घर में चिड़िया का चहकना फुदकना किसे अच्छा नहीं लगता। दाम्पत्य जीवन के आरंभिक समय में पत्नी की उपस्थिति भी कमरे में चहकती चिड़िया सी मन भावन लगती है। यानी कि किसी वीरान कमरे में अगर चिड़िया आ जाए तो वह चहकती है तो कमरा गूंज उठता है, मानो कमरे में नई बाहर आ गई हो। ऐसे ही यहाँ पर कवि के जो सूने पड़े जीवन में उनकी पत्नी के आने से उनके जीवन में बाहर आ गई, यानी कि उनकी पत्नी चिड़िया सी है। यहाँ पर कवि कहते हैं अपनी पत्नी की प्यार की तुलना कमरे में चहकती चिड़िया से कहते हैं। जिस प्रकार कमरे में चिड़िया चहकने से कमरा गूंज उठता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में उनकी पत्नी के आने से उनका जीवन फिर से मानो गूंज उठा हो। मगर फिर वही दुनिया याद हो जाती है कि नौकरी पर कौन जाएगा, ऑफिस में लगे काम के ढेर को कौन पूरा करेगा। इसलिए वह पत्नी को कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए कहता है और इच्छा व्यक्त करता है कि चिड़िया ऑफिस का कार्य पूरा कराए। यानी भी यहाँ पर कवि सोचते हैं कि फिर यह सब तो ठीक है, लेकिन अब वो नौकरी पर कौन जाएगा, यानी कि अब ऑफिस में लगे काम के ढेर को कौन पूरा करेगा। इसलिए अपनी पत्नी से कहते हैं कि चिड़िया से कह दो कि ऑफिस का कार्य पूरा करे। कवि को अपनी पत्नी का प्यार चहकती चिड़िया सा मन भावन लगता है, परंतु बाद में उनको नौकरी वाली दुनिया याद आ जाती है। तो फिर वो कहता है कि वो कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए अपनी पत्नी से कहता है और इच्छा व्यक्त करता है और कहता है कि ऑफिस का कार्य चिड़िया पूरा कर रहा है। आगे की पंक्तियां हैं।
संतरे का पेड़ है तुम्हारा प्यार, बोलो उससे कि कुछ दिन कराए मेरी एवज में मेरी ऑफिस का काम। अभी तो दूर है संतरे का मौसम, कई दिन है अभी पगार मिलने में, और ठीक ठीक करना है सारा घर। जुटाना है काम की कितनी सारी छोटी मोटी चीज़ें, एक बार में थोड़े न जुट जाएगा सारा सामान। फिर कभी अपनी पत्नी के प्यार को संतरे के पेड़ सा बतलाता है, और यह तर्क प्रस्तुत करता है कि अभी संतरे का मौसम बहुत दूर है, अतः संतरे का पेड़ फ्री है, वह फुर्सत में है, सो उससे कह दो कि मेरे बदले में वह ऑफिस जाकर काम निपटा ले। अर्थात कवि कहते हैं अपनी पत्नी से कि अभी संतरे का मौसम नहीं है और संतरे का पेड़ है वो फ्री है, उसको फुर्सत है, अतः वो कहते हैं कि संतरे के पेड़ से कह दो कि मेरे बदले वो ऑफिस जाकर काम निपटा ले। आगे कवि ने नौकरी पेशा व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन के शुरुआती दौर की घरेलू आवश्यकताओं की ओर संकेत किया है कि जिसमें नमक, शाक सब्जी, दाना पानी, कपड़े लत्ते और भी कई छोटी मोटी चीज़ों की जरूरत होती है। कवि कहते हैं कि नए दाम्पत्य जीवन में कई घरेलू चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे शाक सब्जी, दाना पानी, कपड़े लत्ते और भी कई छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए नौकरी करना आवश्यक होता है। यानी नौकरी करनी, इन सबको पूरा करने के लिए ही नौकरी करनी पड़ती है, उस तनख्वाह से वो इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तनख्वाह महीने में एक बार होती है और आवश्यकताएं अनगिनत होती है, यानी कि जो पगार है वो तो सिर्फ महीने में एक ही बार होता है, पर आवश्यकता तो ज़रूरतें तो रोज़ बढ़ती रहती है। अपनी सीमित आय में ही उन्हें गुजर बसर करनी होती है, यानी कि पगार कम होता है और ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। और आज के इस बढ़ते हुए महंगाई के युग में इतनी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती है, तो ऐसे में आवश्यकता पूरा करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि पगार भी तो कम होता है और आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं। यानी कि नए दाम्पत्य युगल होता है उसको शुरुआती दौर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपनी ज़रूरियातों को पूरा करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है, तो नौकरी पर जाना पड़ता है। घर की साज सज्जा तो दूर, पहले बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का सवाल ही बड़ा होता है। ऐसे आर्थिक अभाव में उन्हें दाम्पत्य जीवन के मधुर संबंधों का भी निभाना होता है, यानी कि इन सारी समस्याओं के बाद भी उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में जो स्नेह है उनको बनाए रखना होता है, अपने संबंधों को निभाना होता है। आगे की पंक्तियाँ हैं। शहद का छता है तुम्हारा प्यार, हल्की हल्की आंच के धुएं में जिसे पकाएंगे हम। तुम छुट्टी ले लो कुछ दिन और साथ साथ बाजार कर लो, मधुमक्खियों से बोलो निपटा लेंगी घर का कामकाज, और शहद भी पक जाएगा तब तक। आगे कवि अपनी पत्नी के प्यार को शहद का छत्ता बदलाता है। शहद का छत्ता प्रेम की सरसता और दाम्पत्य जीवन की मधुरता की ओर संकेत करता है। वहीं दूसरी ओर इस बात का भी द्योतक है कि शहद को पकाना, यानी कि दाम्पत्य जीवन के परस्पर के स्नेह, समर्पण, विकास को अर्जित करना सरल नहीं है, मगर पकाया तो जा सकता है। यानी कि कवि यहाँ पर शहद के छत्ते के उदाहरण द्वारा कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में परस्पर स्नेह, समर्पण, विश्वास को अर्जित करना या उसको निभाना थोड़ा कठिन है, सरल नहीं है, मगर हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं, संबंधों को निभा सकते हैं, संबंधों में प्रेम स्नेह बरकरार रख सकते हैं, समर्पण विश्वास आदि को बरकरार रख सकते हैं, यानी कि संबंध निभा सकते हैं। और यह काम एकाएक संभव नहीं है, वक्त लगता है शहद को पकने में और परस्पर का स्नेह, सौहार्द और समर्पण और प्यार को पकने में। यानी कवि कहते हैं कि समय के साथ संबंध भी मजबूत हो जाते हैं, पर उनको वक्त लगता है। जैसे शहद को पकने में वक्त लगता है, उसी प्रकार संबंध को भी समझने में और निभाने में वक्त तो जरूर लगता है। संबंध में परस्पर का स्नेह, सौहार्द और समर्पण और प्यार को पकने में समय लगता है, यानी कि एक दूसरे पर विश्वास करने में समय जरूर लगता है, पर समय लगने के बाद जिस प्रकार शहद मीठा होता है, उसी प्रकार संबंध और या परस्पर जो संबंध होता है वो भी मिठास वाला होता है, यानी कि सच्चा होता है और मीठा होता है। आगे की पंक्तियाँ हैं। बजाज तो क्या देगा उतार, पर हो सकता है एक काम, अपने कपास के पेड़ को ही पटा लें, उसकी घोंस डपट से चल जाएगा काम। सीधे मिल से ही मिल जाएगा कपड़ा, अपने सिलाएंगे एक नया जोड़ा,
और नए जोड़े पहनकर इतराएंगे, और कौन रोज़ रोज़ आता है यह दिन। दर्जी तो पटेगा क्या, उधार करे जिस देश से। तो चल गया धंधा, चल गया घर, सुई से करेंगे बातचीत और तागे को बता देंगे जेब। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के आरंभिक दौर में घर बसाने के लिए जरूरी चीज़ों का बसाना, कुछ कपड़े खरीदना, ओढ़नी बिछाने के लिए रजाई आदि का खरीदना स्वाभाविक बात है। यानी कि आरंभिक दौर में, दाम्पत्य जीवन के आरंभिक दौर में घर जरूरती चीज़ों का खरीदना आम बात है, स्वाभाविक बात है। इन दिनों मित्रों और स्वजनों से आर्थिक मदद लेने की घटना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कभी कभी पगार इतना नहीं होता जितनी घर की ज़रूरतें होती है, और नए दाम्पत्य जीवन में तो ज़रूरतों की लिस्ट लंबी होती है। अतः अपने मित्रों से या संबंधियों से उधार लेना भी स्वाभाविक है। किसी दुकानदार से उधारी रखना भी स्वाभाविक है। कभी कभी घर के लिए भी लोन लेना पड़ता है, यानी कि चीज़ों के लिए भी लोन लेना पड़ता है, क्योंकि पगार कम होता है, आमदनी कम होती है और खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए लोन लेना भी आवश्यक है। मगर छोटे दुकानदारों को भी अपनी आर्थिक समस्या रहती है, शायद उधार ना मिले भी, यानी कि कभी कभी हमें दुकानदार से उधार भी नहीं मिलता, क्योंकि उसकी भी कुछ ज़रूरत होती है, इसलिए शायद वो हमें उधार ना दें। इन सारी बातों को भी कवि ने कविता के कथ्य में गूंथ लिया है। यानी कवि कहते हैं कि शुरुआती दौर में हमें चीज़ों की आवश्यकता होगी, घर सामान की ज़रूरत पड़ेगी, और शायद हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे, तो हमें अपने मित्र रिश्तेदारों से उधार भी लेना पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो कि दुकानदार हमें लोन भी आगे की पंक्तियाँ हैं। सेमल का एक पेड़ है मेरा दोस्त, अभी नहीं आया तो कब आएगा काम। बोलेंगे उससे भर दे एक तकिया, एक गदा एक रजाई। अभी दूर है वे दिन जब ज़रूरत होगी हमें अलग अलग रजाई की। जब पृथ्वी हो जाएगा तुम्हारा पेट, जब आकाश के काम में फुसफुसाएगी पृथ्वी, जब वृक्ष से आँख चुराओगी तुम मिट्टी, जब पहाड़ों की आड़ से एक टुकड़ा आकाश चुरा लाओगी तुम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसे में दोस्तों से मदद लेना लाजमी है। ऐसे समय में दोस्त ही तो काम आते हैं। तकिया, रजाई और गधे आदि में होने वाला खर्च दोस्त ही सहन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कवि दोस्तों से मदद लेने की बात करते हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त हमेशा मदद करते हैं। आरंभिक दिनों में एक रजाई और एक गधे से काम चल सकता है। बाद को परिवार बढ़ने के साथ कई आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। आंगन में बच्चों की मासूम हंसी और किलकिलाहटें भी गूंजने लगेगी। यानी कभी कहते हैं कि शुरुआती दौर में तो एक रज्जे और गधे से काम चल जाएगा, पर बाद में जब परिवार बढ़ेगा, जैसे बच्चे आंगन में खेलने लगेंगे, बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगेगी, तो आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। ऐसे में दोस्त काम आएंगे। आगे की पंक्तियाँ हैं। अभी दिन है, अभी तारे गिनना है कई सारे, अनंत तक फैली बादलों को छूती हरी घरी घास है तुम्हारा प्यार। तुम छुट्टी ले लो कुछ दिन और चलो घास में लुक चुप जाए अपन। अंत में कवि कहते हैं कि मगर यह सब तो भविष्य के सुनहरे स्वप्न हैं, दिन में तारे गिनने के समान दुष्कर है, यानी कि व्यर्थ है। जैसे दिन में तारे नहीं दिखाई देते, यानी कि दिन में तारे गिनना व्यर्थ है, इसी प्रकार ये सिर्फ भविष्य के सुनहरे सपने हैं, उनको पूरा करना अभी बाकी है। कविता के अंत में कवि ने अपनी पत्नी के प्यार की मिसाल हरी हरी घास से दी है। घास बहुत छोटी छोटी होती है, मगर धीरे धीरे वह जमीन से आसमान तक, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक फैल जाती है। यानी जिस प्रकार घास, छोटी छोटी घास ऊंचे ऊंचे आसमान तक, पहाड़ों तक फैल जाती है, कवि अपनी व्यस्त जिंदगी में कुछ दिन इसी हरी हरी घास में अपनी पत्नी के संग खो जाना चाहते हैं, लुक छिप जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के पल बिताना चाहते हैं। यानी कि कवि अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वक्त समय बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे संग खो जाना चाहता हूँ। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि राजेश जोशी ने एक ऐसे नव दंपति की बात की है जो आपस में प्रेम और स्नेह तो करते हैं, पर नौकरी की वजह से वो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, घर खर्च के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि हम दोस्तों से उधार ले लेंगे या दुकानदार से लोन ले लेंगे, पर अपना जीवन गुजारा कर लेंगे। यानी कि यह जो युगल नव दंपति है वो भविष्य के सुनहरे सपने। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।